नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस करंट की वीडियो में। साथियों, हम आज की जो क्लास है इस क्लास में करंट अफेयर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन तकरीबन 3-4 महीनों का सार संग्रह लेंगे। तकरीबन 4 महीनों का आपका निचोड़ रहेगा, जिसमें राज्य सरकार की सारी जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, सरकार के जितने भी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जितने भी जो इसके अलावा बात करते हैं जो नवाचार हुए हैं, जितनी भी जो करंट से अपडेट जो जानकारियां आपको इकट्ठी इस क्लास में मिलने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस क्लास की हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा बातें चर्चा करेंगे। और एक बात और, इस क्लास की जो पीडीएफ आपको जीके की तरह के जाएंगे टेलीग्राम में मिल जाएगी है। साथियों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर न जाने कितने प्रकार से मोटिवेशन की जो डोज के रूप में हमारे लिए काम करता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट की सेशन में। साथियों, मैं बात करूंगा इसके करंट सेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात लेके चल रहे हैं, तारीख आती है 12 दिसंबर 2024 की। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जो कि ट्रेंडिंग रहा है, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? जोधपुर में किया गया। सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में राज्य मंत्रिमंडल में प्रदेश में भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी है वो 30 नवंबर 2024 को दी है। वापिस पढ़ेंगे, एक तो भरतपुर विकास प्राधिकरण और एक कौन सा? बीकानेर विकास प्राधिकरण। इन दोनों को मंजूरी प्रदान की है। और पीछे हमने पढ़ा, सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में युवा महोत्सव, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जो आयोजन है वो कहां पे हुआ है? जोधपुर जिले में कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कर्मचारी वेतन विसंगति की परीक्षण समिति का गठन खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में हुआ है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में किया गया है। तो कमेटी का संबंध है वो किससे संबंधित है? तो कर्मचारी वेतन विसंगति से ये संबंधित कमेटी है जो खेमराज चौधरी के नेतृत्व में गठित हुई है। अब हम बात करेंगे, यह समिति वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों में पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपार्जक कार्य करवाने की सिफारिश भी करती है। आगे चलेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए 1154.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो प्रदान कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्य में सड़कों के विकास के लिए कितनी सड़कें? 27 सड़कों के विकास के लिए ये राशि है उसको स्वीकृति दी है। और अब इसी योजना के तहत कोटा जिले में काली सिंध नदी पर, कोटा में तो काली सिंध नदी के ऊपर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। ये हाई लेवल ब्रिज बनाया जा रहा है वो कहां बनाया जा रहा है? कोटा जिले के अंदर है। देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग का राष्ट्रीय चिंतन शिविर वो 2025 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? उदयपुर में। वापस पढ़िएगा, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग का राष्ट्रीय चिंतन शिविर है वो कहां पे कंडक्ट होगा? जनवरी 2025 में इसका जो आयोजन है वो उदयपुर में किया जाएगा है। साथियों, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम पहले कर रहे हैं, लाइक करोगे शेयर करेंगे तो हम आपके लिए और अच्छी कंटेंट है, आपके लिए और अच्छी सामग्री लेकर के आएंगे। और आगे चलें भाई। नेक्स्ट, तो संविधान दिवस। देखो भाई, संविधान दिवस कब का है? 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 को संविधान पद यात्रा का जो आयोजन है वो कहां पे हुआ? जयपुर में हुआ था। कौन से स्टेडियम में? चित्रकूट स्टेडियम जयपुर में हुआ है। तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर 2024 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान पद यात्रा का आयोजन चित्रकूट स्टेडियम जयपुर में आयोजित हुआ है। प्रदेश के खेल क्षेत्र में उन्नति को शिखर पे लाने के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत की गई है। तो कौन सा अभियान चलाया गया है? मिशन ओलंपिक 2028 है, यह अभियान चलाया गया है। इसका संबंध प्रदेश को खेल स्तर में उस स्तर पर लाने के लिए यह अभियान शुरू हुआ है। आगे करेंगे, प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधा दी जाएगी और 100 करोड़ रुपए के व्यय में जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स बनाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स, ये जो हब बनेगा वो कहां पे बनेगा? जयपुर में, जिसकी लागत कितनी रहेगी? 100 करोड़ रुपए की रहेगी। आगे चलेंगे, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा नवंबर 2024 में रास्ता खोलो अभियान, कई प्रकार के ट्रेंडिंग अभियान चर्चा में रहे हैं और उसी में ही एक अभियान है जिसका संबंध क्या है? रास्ता उपलब्ध करवाने से है। तो रास्ता खोलो जो अभियान है वो कहां पे हुआ है? जयपुर जिला प्रशासन के अंदर आयोजित हुआ।
ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया है? वासुदेव देवनानी ने है। और ये राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य भी हैं। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसका रिप्रेजेंट हमारे यहां से किसने किया है? वासुदेव देवनानी जी ने किया है। आगे चलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 15 नवंबर 2024 को मताधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों व परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की है। आदिवासी क्षेत्र के इंप्रूवमेंट के लिए, उनके विकास के लिए। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय महाविद्यालय में आयोजित नवादे युग धारा प्रणेता समागम कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। और इस अवसर पर सीएम ने सीता माता अभयारण्य, इस अवसर पे मुख्यमंत्री जी ने सीता माता अभयारण्य, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, बणेश्वर धाम और ये कौन सा है? मानगढ़ धाम को जोड़ते हुए पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की है। तो प्रदेश में एक नया पर्यटन सर्किट बनेगा। सीता माता अभयारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बणेश्वर धाम, इनको जोड़ते हुए एक मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन सर्किट की भी घोषणा की है। डूंगरपुर के डगरबरडा में अब बात करेंगे। बांसवाड़ा में आसिया चरपोटा स्मारक बनाए जाएंगे। तो बांसवाड़ा में आसिया चरपोटा में स्मारक भी सरकार ने बनाने की घोषणा की है। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय, तो उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण होगा। वीर बालिका कालीबाई का संबंध है तो कहां से? रास्तापाल गांव डूंगरपुर से है। लेकिन वीर बालिका कालीबाई जो स्मारक या संग्रहालय जो बनाया जाएगा वो कहां पे बनेगा? उदयपुर में ये बनाया जाएगा। ध्यान दे लेना, ऑप्शन में डूंगरपुर भी मिलेगा, लेकिन संग्रहालय कहां पे बनेगा? तो उदयपुर में है। लेकिन वीर बालिका कालीबाई का जो स्मारक है वो गेव सागर झील डूंगरपुर में है। और आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, प्रदेश में 15 से लेकर 26 नवंबर 2024 की अवधि में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा बनाया गया। तो जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा है, इसका आयोजन कब हुआ था? 15 से लेकर के 26 नवंबर 2024 को जनजातीय पखवाड़ा दिवस, गौरव पखवाड़ा दिवस ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगामी एग्जाम में सातवें प्रश्न मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 नवंबर 2024 को वर्चुअली माध्यम से राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया? तो 3 जो रेलवे स्टेशन है उनका इन्होंने वहां पर पीएम जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है। वापस पढ़ेंगे। पीएम मोदी जी ने 13 नवंबर 2024 को वर्चुअल के माध्यम से 3 रेलवे स्टेशन के ऊपर पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किन 3 रेलवे स्टेशन से हुआ था? नंबर 1 दुर्गापुरा जयपुर में, नंबर 2 बाड़मेर में, नंबर 3 फालना में। फालना कहां पर है? पाली में है। फालना राजस्थान में फेमस है, इसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है। फालना की राजस्थान में छत्ते प्रसिद्ध है, छाते फेमस है, फालना पाली के है। और मेवाड़ के पूर्व राज परिवार सदस्य एवं पूर्व सांसद महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का 10 नवंबर 2024 को निधन हुआ है। तो मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के मेंबर भी हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं। महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का जो निधन है वो 10 नवंबर 2024 को हुआ है। आगे इसके बाद चलते हैं। राज्य सरकार के द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना है। नमो ड्रोन दीदी जो योजना राजस्थान में साथियों, इसका शुभारंभ कहां से हुआ था? कोटा जिले से हुआ था। तो इस योजना के तहत 50 क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत है राजस्थान में प्रत्येक महीने की 9, 18 और 27 तारीख को आयोजित होने वाले पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस के उपलक्ष्य पर या अवसर पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा या स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे इसके बाद चलेंगे। राजस्थान की कृषि उद्यमी 70 योगी को पेप्सिको इंडिया के पहले रिवोल्यूशनरी कॉम्प्रेस एवं अवार्ड 2024 से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया। मुकुटमणि राज, वापस पढ़ेंगे साथियों। ये प्रश्न मैं लगा देता हूं, कभी ये प्रश्न आपको स्क्रीनशॉट के साथ मिलेगा क्योंकि ये
2025 में किसी न किसी पेपर में प्रश्न ये छपने वाला है, पूछे जाने वाला प्रश्न है। नाम गौर से सुन लीजिएगा, बार बार सुनना पड़ेगा, एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। नाम क्या है? मुकुट मणिराज फ्रॉम कोटा से हैं। उनकी कृति कौन सी है? गांव और अम्मा के लिए, गांव और अम्मा के लिए वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार मिला। तो राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार मिला है मुकुट मणिराज फ्रॉम कोटा को, गांव और अम्मा के लिए दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर मधुकर जी गुप्ता को प्रतिष्ठित वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मधुकर जी गुप्ता पीछे भी इनको पुरस्कार मिला गया था बेहतर चुनाव संपादन के लिए। और प्रश्न की बात करेंगे तो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता को यह अवार्ड मिला है, बेहतर वैश्विक चुनाव प्रबंधन के लिए पुरस्कार ये दिया गया है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन 13 दिसंबर 2024 को कहां पे हुआ? अजमेर में हुआ है। तो किसान सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पे हुआ? अजमेर में किया गया है। अब बात करेंगे, ये हमने पीछे पढ़ भी लिया था, तो ऊंटों की संरक्षण एवं विकास मिशन के तहत जो राशि दी जा रही थी ऊंट पालकों को, वो पहले कितनी थी? 10,000। अब इस राशि को डबल कर दिया, यानी कि कितनी कर दी गई है? इसको 20,000 सरकार ने कर दिया है। तो 10 से अब कितनी हो गई है? 20,000 ये राशि कर दी गई है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में जैसलमेर के पत्थरों से तैयार भव्य प्रतिकृति यानी कि सेप्लिका लगाई गई है। तो भारत का पहला जो डिजिटल म्यूजियम है वो कहां पर है भाई? पहला प्रश्न ये है, महाराष्ट्र में है। तो इसमें जैसलमेर के जो पीले पत्थर है उनसे तैयार भव्य प्रतिकृति यानी कि सेप्लिका लगाई गई है। कहां पे? महाराष्ट्र में है। 15 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक है। 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिखर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जिसमें 37 प्रकार की जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। तो एक प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है कि आयुष्मान आरोग्य जो शिविर है, ये शिविर है, आयुष्मान आरोग्य जो शिविर है उसमें बात करेंगे कितनी प्रकार की जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। उसमें 37 प्रकार की जांच सुविधाएं सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। और 1 से लेकर के 3 दिसंबर 2024 तक कुंभलगढ़ मेला आयोजित हुआ। कहां पे? राजसमंद में है। 18 से लेकर 20 नवंबर 2024 को हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी उत्सव बनाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है, राज्य सरकार ने एक फिल्म द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया है। तो कौन सी फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया है? तो ऑप्शन में आपको वहां पे पुष्पा 2 भी मिल सकती है, लेकिन कौन सी फिल्म को घोषित किया है टैक्स फ्री? तो द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री सरकार ने घोषित कर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने AIR पुस्तकालय का उद्घाटन 27 अक्टूबर 2024 को कहां पे किया है? जयपुर में इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन देख लेना, जयपुर इंपॉर्टेंट है। धौलपुर से लगातार 5 बार MLA रहे बनवारी लाल जी शर्मा का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो हाल ही में निधन हुआ तो किनका? बनवारी लाल जी का संबंध कहां से रहा है? धौलपुर से। और ये लगातार 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। उदयपुर की प्रश्न ये बनेगा, उदयपुर की उड़न परी अंतरराष्ट्रीय जो धावक है हमीदा बानो का 27 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। एथलेटिक्स में इंटरनेशनल पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट थी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। एथलीट में अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? हमीदा बानो का संबंध है कौन सी गेम की स्पर्धा से है? तो ये धावक हैं, ये धावक हम कह सकते हैं, उड़न परी कहा जाता है इनको। और इनका निधन हुआ है। और ये कहां से हैं? तो ये उदयपुर जिले से हैं। पीपलात्री गांव बहुत फेमस है। एक बेटी के जन्म होने पे गांव में पीपल के वृक्ष लगाए जाते हैं। और ये पीपलात्री गांव कहां पर है? राजसमंद में है। बहुत ट्रेंडिंग भी रहा है। तो इसी गांव के पद्मश्री अवार्ड विजेता श्याम सुंदर जी पालीवाल एवं सरपंच कौन? अनीता पालीवाल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यहां अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास 15 दिसंबर 2024 को भी किया है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप
बख्शी को शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार दिया है। तो भारत जो गौरव पुरस्कार है तो ये किनको दिया गया है? तो संदीप बख्शी को दिया गया है। संदीप बख्शी को भारत गौरव पुरस्कार मिला है कौन से फील्ड में? तो राष्ट्र निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत गौरव अवार्ड संदीप बख्शी को दिया गया है। इनका संबंध की बात करेंगे तो किससे है? एजुकेशन से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान। 100 दिवसीय टीबी जो मुक्त अभियान है ये 7 दिसंबर 2024 से सरकार ने शुरू किया है और राज्य के कोटा, बारां, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद जिलों में संचालित किया जा रहा है 100 दिवस का टीबी मुक्त अभियान। कौन कौन से जिलों में है? तो कोटा, झालावाड़, बारां, हनुमानगढ़ और राजसमंद जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है 100 दिवसीय टीबी मुक्त कार्यक्रम। नेक्स्ट, मरु उड़ान अभियान का संबंध कौन से जिले से है? बाड़मेर से। किस फील्ड से है? देखिए, मरु उड़ान जो अभियान है वो बाड़मेर से जिला कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इस अभियान का उद्देश्य रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया है। तो वैसे टीना डाबी के द्वारा बाड़मेर में शुरू किया गया था। मुख्य इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना है और इसी कार्यक्रम को, इसी अभियान को राज्य स्तर के ऊपर भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, सामेर तालाब धारियावाद प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा। तो धारियावाद प्रतापगढ़ ये चर्चा में रहा है। धारियावाद क्षेत्र में सामेर तालाब गांव धारियावाद और कहां पर? प्रतापगढ़ में है। धारियावाद कहां पे? प्रतापगढ़ की तहसील है जहां पर रामेर तालाब की सुशीला मीणा, नाम देख लीजिए, सुशीला मीणा पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान जैसा इनका बॉलिंग का एक्शन है, चर्चा में रही, ट्रेंडिंग में रही। इवन सचिन तेंदुलकर ने, आकाश चोपड़ा ने, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने अपने इंस्टा के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के ऊपर है इनकी बॉलिंग एक्शन, इनकी वीडियो को उन्होंने शेयर किया था और ये काफी चर्चा में रही है। इसको आरसीए ने गोद लिया है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने इस बालिका को गोद लिया है, जो आगे चल करके अपने देश में, प्रदेश में एक बड़ा मुकाम, पहचान हासिल करेगी, ये हमारी कामना है। नाम क्या इनका? सुशीला मीणा फ्रॉम धारियावाद प्रतापगढ़ से। आगे देखिएगा, भरतपुर के उसेर गांव। तो भरतपुर का जो गांव कौन सा है? उसेर गांव। भरतपुर के उसेर गांव की बेटी सोनिया चौधरी ने कंबोडिया में आयोजित हुई इंटरनेशनल पैराथ्रो बॉल मैच सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। वापस देखेंगे जरा, सोनिया चौधरी की हम बात करेंगे, कौन से गांव से हैं? उसेर गांव, भरतपुर से। सुशीला मीणा की बात करेंगे तो रामेर तालाब कहां से? प्रतापगढ़ से। ये उसेर गांव भरतपुर से हैं। इन्होंने पैराथ्रो बॉल मैच में कंबोडिया में इन्होंने गोल्ड मेडल अर्जित किया है। पीछे आपने हमीदावानों का पढ़ा, जिनको उड़न परी कहा जाता है, हमीदावानों के बारे में आ गया, सोनिया चौधरी के बारे में इंपॉर्टेंट है और यहां पे नाम आ गया सुशीला मीणा के बारे में। राजस्थान की ये कुछ खिलाड़ियों के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। सुइया पोषण मेला, देखो साथियों, सोमवती अमावस्या को मेला लगता है जिसको क्या बोलते हैं? सुइया मेला बोल देते हैं। और ये सुइया का मेला है, ये कहां पे लगता है? चौहटन बाड़मेर में लगता है। तो पौष मास की सोमवती अमावस्या को मेला लगता है और कहते हैं कि इस मेले को अर्ध कुंभ कहा जाता है, आधा कुंभ इस मेले को बोल देते हैं। ये चौहटन बाड़मेर में लगता है। चौहटन पूरे भारत में फेमस किसके लिए है? गोंद के उत्पादन के लिए है। तो यहां पर सर्वाधिक गोंद का उत्पादन भी होता है चौहटन में। यहां पे सुइया मेला लगता है। संस्कार सारस्वत जोधपुर ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया रैंकिंग में 4 कैटेगरी में टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। अंडर 19 एकल में प्रथम व युगल द्वितीय भी रहे हैं। पुरुष एकल में 9वां और युगल में इनकी 7वीं रैंक भी हासिल हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में कैबिनेट बैठक में चूरू जिले के सिद्धमुख राजकीय कॉलेज का नाम, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में कैबिनेट बैठक में चूरू जिले के सिद्धमुख राजकीय कॉलेज का नाम शकुंतला देवी के नाम पे रखने का निर्णय लिया गया है। जयपुर की सौम्या राजौरिया ने टॉप यूनिवर्स वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता है। तो सौम्या राजौरिया का संबंध कहां से? जयपुर से है। इन्होंने टॉप यूनिवर्स वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल 2024 का खिताब अपने नाम किया है। आगे चलेंगे इसके बाद में,
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, सिफारिश की है। वापस पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है, जिनके नाम ये हैं चंद्रशेखर शर्मा, प्रमील कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली। आगे चलेंगे, सीएम भजनलाल जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी जयंती पर 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन कौन सी घोषणा की है? तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, और यह प्रश्न मिलने वाला है आपको आगामी एग्जाम में। कौन कौन सी घोषणा हुई है? राज्य को 11,500 ग्राम पंचायतों में, राज्य की 11,500 ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे है। और हर केंद्र पर अटल प्रेरक है, अटल प्रेरक, तो हर केंद्र पर अब एक प्रकार के हम कह सकते हैं एक पद सर्जित होगा, कौन सा? अटल प्रेरक वहां पे नियुक्त होगा। और एक बात और, सरकार की ओर से एक अवार्ड मिल दिया जाता है, कौन सा? ई गवर्नेंस अवार्ड दिया जाता है। अब इस ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम क्या कर दिया जाएगा? अटल ई गवर्नेंस अवार्ड किया जाएगा है। तो इसका नाम क्या कर देंगे? अटल ई गवर्नेंस अवार्ड कर दिया जाएगा है। सभी स्कूलों के कंप्यूटर रूम का नाम, सभी स्कूलों में जो कंप्यूटर रूम है उसका नाम अब क्या होगा? अटल कंप्यूटर रूम उसका नाम कर दिया जाएगा। तो ये सरकार ने घोषणा की है। जोधपुर की अनुष्का चौधरी ने, जोधपुर की अनुष्का चौधरी ने ग्वालियर में आयोजित हुई ऑल इंडिया मूट कोर्ट प्रतियोगिता में रनर अप का खिताब अपने नाम हासिल किया है। अब है SAAN सांस अभियान। पूछा जाएगा सांस अभियान का संबंध है वो किससे है? निमोनिया से बचाव के लिए है। और 12 नवंबर 2024 से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक ये अभियान चलाया जाएगा। सांस अभियान, निमोनिया से बचाव के लिए इस अभियान का नाम रखा है सांस अभियान। मुख्य उद्देश्य निमोनिया से बचाव करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जन सुनवाई आपके द्वार कार्यक्रम कहां पे चलाया गया? बीकानेर में इसका संचालन हुआ है। और इसके बाद में चैन पंड्या, देखो भाई चैन पंड्या चर्चित नाम है, चैन पंड्या कौन सा तहसील? चीखली तहसील डूंगरपुर। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में जो रेखा गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है। चीखली तहसील कहां से? डूंगरपुर। चीखली तहसील डूंगरपुर से भी गुजरती है, बांसवाड़ा से भी गुजरती है। तो चीखली तहसील डूंगरपुर के कौन? चैन पांड्या ने मात्र 3.5 इंच का और मात्र 150 से लेकर के 180 ग्राम के वजन का कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर बनाया है। इसमें 8 GB तो रैम है, 250 GB से 1 TB तक SSD है, 250 से 1 TB तक SSD है। कंप्यूटर का नाम पॉकेट जीनियस प्रो रखा गया है। तो बनाने वाले कौन है? चैन पांड्या, चिखली तहसील डूंगरपुर से हैं। अब बात करते हैं उस्ताद पेपे खान। पेपे खान, पेपे खान मांगणियार, पेपे खान मांगणियार राजस्थान की कला से इनका ताल्लुकात है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार पेपे खान का 12 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। पेपे खान मांगणियार का संबंध राजस्थान में कौन से जिले से हैं? तो ये कहां से हैं? जैसलमेर से हैं। दूसरी बात, पेपे खान मांगणियार पद्मश्री मांगणियार कौन? साकर खान मांगणियार के छोटे भाई भी थे, छोटे भाई थे साकर खान मांगणियार के। और राजस्थान रत्न और मरुधर कलता पुरस्कार से सम्मानित पेपे खान ने कामाइचा के साथ मुरली और शहनाई वादन के लिए ख्याति प्राप्त की है। तो पेपे खान का संबंध मेन तो कौन सा है? कामाइचा से संबंध है। कामाइचा के साथ साथ में शहनाई वादक भी रहे हैं। तो चर्चा में रहेगा प्रश्न, साकर खान मांगणियार जैसलमेर से, पेपे खान मांगणियार जैसलमेर से ताल्लुकात कौन से वाद्य यंत्र से हैं? तो मोस्टली कामाइचा से इनका ताल्लुकात है। और ये तत्व श्रेणी का वाद्य यंत्र है कामाइचा, जिसमें तार होते हैं। पूंछरी का लोटा एवं गोवर्धन परिक्रमा, पूंछरी का लोटा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री जी ने। और पूंछरी का लोटा एवं गोवर्धन परिक्रमा का विकास परियोजना का शिलान्यास उन्होंने कहां पे किया है? डीग में किया है, 15 दिसंबर 2024 को है। आगे है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था पशु परिचय एग्जाम में, एक बार और देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्रदेश में 5-5 लाख दुधारू पशु जैसे गाय या भैंस, 5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख ऊष्ट वंशीय पशु यानी कि ऊंट का बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, इस योजना के तहत है। और इस योजना में दुधारू गो, भैंस व ऊंट नर व मादा के लिए अधिकतम 40
हजार रुपए प्रति पशु के लिए कितने 40,000 रुपए तथा मादा बकरी व भेड़ के लिए 4,000 रुपए प्रति पशु के लिए मूल्य निर्धारित किया है। इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है। और नेक्स्ट, भजनलाल जी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन, युवा महोत्सव का आयोजन रखा था। कहां पे? जोधपुर में रखा था। 1 साल सरकार का पूरा हुआ है। भजनलाल सरकार के 1 साल की बात करेंगे। 1 वर्ष 15 दिसंबर 2024 को पूरा हुआ। इस उपलक्ष्य में निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार का हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है। इस उपलक्ष्य में जो थीम थी, उस थीम का नाम क्या है? तो निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जयपुर की पिंजरापोल गौशाला में 15 दिसंबर 2024 को अंत्योदय सेवा शिविर आयोजित किया और इस दौरान उन्होंने कई और अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया है। तो ये देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री अंत्योदय सेवा शिविर आयोजन है वो कहां पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। इसकी थीम की बात करेंगे सरकार के 1 साल पूरा होने पे, तो निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली। तो ये इसकी थीम रखी गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में, यानी कि 15 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार का 1 साल है वो बहुत ही शानदार तरीके से पूरा हुआ है। अब चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है दोस्तों। इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 साल तक के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा और उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। और पहले चरण में JK लोन हॉस्पिटल और एम्स जोधपुर को इस योजना में इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। नाम है योजना का मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। अब है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। साथियों, इस योजना के तहत लाभार्थी अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के लिए 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन 14 दिसंबर 2024 को कहां पे आयोजित हुआ था? उदयपुर में। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन है वो कहां पर? उदयपुर में आयोजित हुआ। और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राजसखी पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? यह प्रश्न बन सकता है। पोर्टल से आजकल प्रश्न पूछ लेते हैं, तो राजसखी पोर्टल है सरकार के द्वारा। ये स्वयं सहायता समूह के लिए 45 लाख रुपए की लागत से 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए यह सरकार ने शुभारंभ किया है। 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका के इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमी अपने उत्पाद व ऑनलाइन भी बेच सकती है। साथियों, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल GK विद राकेश जहांगीर सर्च करोगे तो मिल जाएगी। उसी के अंदर हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे। ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन है, ये हमने पीछे करवा दिया है। इसके बारे में पहले 10 थी, अब डबल कर दी, 20 कर दी है। अब देखिए कुछ नीतियां सरकार की, जो सरकार की नवीनतम नीति जो चर्चा में रही है, तो उनके बारे में प्रश्न हम बात करेंगे। देखो, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति आगामी 5 सालों में प्रदेश के निर्यात में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक वृद्धि लाना। पहली बात, इस योजना का, इस नीति का टारगेट क्या है? आगामी 5 सालों में निर्यात में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि लेके आना। दूसरी बात, इस नीति के तहत निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख रुपए तक सहायता, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 75% या 3 लाख रुपए तक का अनुदान, सर्टिफिकेशन पर 75% पुनर्वितरण या 20,000 रुपए प्रति शिपमेंट व 3 लाख रुपए तक प्रति वर्ष तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख रुपए तक की सहायता, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर 75% या फिर 2 लाख रुपए तक का पुनर्वितरण किया जाएगा। हम बात करेंगे नीति कौन सी? राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। अगली है एक जिला एक उत्पाद नीति, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP नीति। देखो साथियों, इसमें क्या है? विशिष्ट उत्पादों और
उसको बढ़ावा देना। हर एक जिले की कोई विशिष्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो खनिज में कह सकते हैं, चाहे वो कृषि में कह सकते हैं, उसके प्रोडक्ट को पहचान दिलाना, उसको बढ़ावा देना है ओडीओपी में। और नवीन सूक्ष्म उद्योगों को 25% या अधिकतम 155 लाख रुपए एवं लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान सहायता इसमें दी जाएगी। और इस नीति में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर आईपीआर पर 75% या फिर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण का प्रावधान है वो किया गया है। आगे है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। इसका उद्देश्य है हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों को वैश्विक बाजार के अनुरूप है वो विकसित करना है। और प्रावधान, इस योजना के अंतर्गत राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा एवं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के मौजूदा क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण आदि सुविधाओं का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट एवीजीसी एक्सआर नीति। ए से हम पढ़ेंगे एनिमेशन, वी से विजुअलाइजेशन, इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना है। प्रावधान क्या है? राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्में, गेम्स और कॉमिक्स को उत्पादन के अनुदान देने पर प्रावधान है। अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। पर्यटन क्षेत्र जो टॉपिक आपका जोड़ा है, सिलेबस में भी पर्यटन है, ज्योग्राफी में भी है। पर्यटन की जो नीति हम बात करेंगे वो है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति कब की है? 2024 की है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 की है। उद्देश्य राज्य में पर्यटन के नए संभावनाशील क्षेत्रों में निवेशकों व उद्यमों को आकर्षित करना है। नीति में समाहित क्षेत्र, नए नीति में इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल, हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज और साइड सुविधाएं, रिसोर्ट, हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप जैसी नई पर्यटन इकाइयों को जोड़ा गया है। प्रावधान, इसमें न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। पर्यटन इकाई से जुड़ी हुई या उसके अंदर आने वाली भूमि को उनकी भूमि के 10% तक राजकीय भूमि, कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटित की जा सकेगी है। नए पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2024 के तहत स्टांप ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज से मुक्त या छूट भी मिलेगी। अगली है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति ये कब की? 2024 की है। इस नीति की क्या खूबियां हैं? इस नीति को वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन जो नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को मिलाकर के तैयार किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन भी है, अक्षय ऊर्जा नीति भी है, वेस्ट एनर्जी भी है, बायोमास भी है, इनको मिलाकर के इसको तैयार किया गया है। और इस नई नीति में 2030 तक लक्ष्य, टारगेट कब तक का है? इस नई नीति में 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के 125 गीगावाट तक का बढ़ावा देना है। तो 125 गीगावाट तक का बढ़ावा देना है। कब तक? 2030 तक है। फ्लोटिंग, रिजर्वर टॉप, केनाल टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। आगे है वर्ष 2029-30 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना, हाइड्रो सहित ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। बायोगैस, बायोसीएनजी को प्रोत्साहन और वर्ष 2030 तक 2000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतु ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना करना है। और न्यूनतम 1 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का टारगेट रखा है। देखो आजकल जो प्रश्न आते हैं ये प्रश्न नहीं रहते कि कौन सी नीति कब जारी हुई। आजकल आप पीछे पेपर देखना, आरएस का एग्जाम अब आएगा, उसमें देखोगे प्रश्न मिलेंगे आपको। जो नई नीति का प्रश्न आएगा, इस नीति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। कौन सा कथन सही है, कौन सा असत्य कथन है। पूरी नीति में जो सरकार का टारगेट है, उस नीति का कितना लक्ष्य है, नीति कब तक की है, A to Z आपको कंप्लीट वहां पे पढ़ना पड़ेगा, तो जाके प्रश्न सी होगा।
तो ये कंप्लीट जो नीति है अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिए। आगामी जो आरएस एग्जाम है, सेकंड ग्रेड एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, वहां से ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। राजस्थान एमसैंड नीति कब की है? 2024 की है। साथियों, एमसैंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसैंड के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल है। प्रावधान या विशेषता, एमसैंड इकाई की स्थापना के लिए 3 साल का अनुभव एवं 3 करोड़ रुपए की नेटवर्थ व 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर की बाध्यता अब सरकार ने समाप्त कर दी है। नेक्स्ट देखिए, ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम करके अदा किया गया है। वहीं नीलामी के समय एमसैंड यूनिट के लिए 2 प्लाट रखने के स्थान पर 5 प्लाट आरक्षित कर आवंटित किया जाएगा। और सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग आपूर्ति में 25% एमसैंड के उपयोग की अनिवार्यता तय की गई है। और एक बात और, एमसैंड इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 के परिलाभ दिए जाएंगे। और एक अगला जो टॉपिक ऐसा है जिससे आगामी एग्जाम में कोई भी पेपर हो, एक हम कह सकते हैं पेटेंट क्या प्रश्न मिलेगा, वो टॉपिक कौन सा? राइजिंग। तो मैं इसका नाम दूंगा पेटेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आगामी तकरीबन 2025 के जितने भी जो एग्जाम होंगे उसमें किसी न किसी करंट में, जिसमें करंट का समावेश है, वहां पे आपको टॉपिक मिलने वाला है। तो अच्छी तरह से आंखें खोल करके, कान खोल करके, गहराई से, बारीकी से इस टॉपिक को सुनना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, एक एक लाइन, एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे राइजिंग राजस्थान राज्य के अभूतपूर्व समावेशी सतत आर्थिक और सामाजिक विकास तथा लोगों के कल्याण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में राज्य सरकार का एक मिशन है। नेक्स्ट, अब कितने दिन का है? 3 दिन का। इस 3 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन है, वह कब से कब तक हुआ? 9 से लेके 11 दिसंबर। तो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर, तो 3 दिन का ये सेमिनार 2024 को JECC सीतापुरा जयपुर में कंडक्ट हुआ है, 9 से 11 दिसंबर को। थीम क्या है? देखो, थीम है परिपूर्ण, रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, और रेडी यानी कि तैयार। परिपूर्ण, जिम्मेदार और तैयार, परिपूर्ण, जिम्मेदार और तैयार इसकी थीम रखी गई है। आयोजनकर्ता कौन है? आयोजनकर्ता उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम रिक्को, हम कह सकते हैं रिक्को और BIP इसके आयोजनकर्ता रहे हैं। तो नोडल विभाग कौन सा है? नोडल विभाग है निवेश संवर्धन ब्यूरो राजस्थान, निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP इसका नोडल विभाग रहा है। इंडस्ट्री में पार्टनर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, और नॉलेज पार्टनर कौन है? PwC इंडिया इसका नॉलेज पार्टनर रहा है। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम निम्न हैं। कौन से? अब देखो, 9 दिसंबर को तो क्या हुआ था? उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था। 10 दिसंबर को क्या हुआ? प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव है। तो सरकार ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाने का ये दिवस भी घोषित किया। और 11 दिसंबर की बात करेंगे, MSME कॉन्क्लेव कंडक्ट हुआ। नोट, इस समिट के दौरान 9 से लेकर 11 दिसंबर तक राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपोजिशन का आयोजन किया गया। अब सहभागी देश, पार्टनर कंट्री कौन कौन सी है देखेंगे। तो पार्टनर कंट्री पूछे तो डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, क्यूबा, वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टारिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और कौन सा? थाईलैंड। ये हमारे सहयोगी देश रहे हैं। जबकि पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन सी है? प्रतिभागी जो देश है वो कौन है? UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मिस्र, फिनलैंड, रूस, सेशेल्स, चाड, इक्वाडोर, घाना, इराक और मेडागास्कर, पैराग्वे और कौन से? जिम्बाब्वे। ये रहे हैं प्रतिभागी देश रहे हैं। और ऐसा पहली बार है कि किसी सरकार ने गठन के
पहले ही वर्ष में निवेश समिट आयोजित किया हो। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में इन्वेस्टमेंट समिट 2022 में आयोजित हुआ था तथा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन 2015 में हुआ है। 2 बार राजस्थान में पहली बार हिंदू शरणार्थी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले इस योजना का अनुमोदन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अक्टूबर 2024 में कर दिया है। योजना के प्रावधान कौन कौन से हैं? तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक अध्ययनरत छात्रों को हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा कक्षा 11-12 के में अध्ययनरत छात्रों को हिंदू शरणार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 में 4,000 रुपए वार्षिक प्रदान किए जाएंगे, जबकि हिंदू शरणार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 में 5,000 रुपए वार्षिक प्रदान किए जाएंगे हैं। मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का रिमोट से शुभारंभ किया। वापस पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। तो आगामी जो आपका रीट वगैरह के एग्जाम होंगे मेंस के, उसमें योजना सरकार की आएगी, तो इंपोर्टेंट अभी से योजना को आप कलेक्ट करना शुरू कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद ऐसे है गरीब परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ में भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई कर्मचारी, घरेलू श्रमिक आदि को विशेष अल्प अवधि ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। इस योजना में लाभार्थियों को बैंक के द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रकृति शुल्क के बिना प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके बाद में देव ऋण योजना। देखो भाई, देव ऋण योजना में पशुपालकों को 1,60,000 रुपए तक का ऋण 4% वार्षिक ब्याज पर देय है। एक मुख्यमंत्री पशु मंगला योजना भी आ गई। अब एक कौन सी योजना आ गई? देव ऋण योजना आ गई। पशुपालकों को 1,60,000 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर पे देय है। और यह ऋण उन पशुपालकों को दिया जाएगा जिनके पास 50 से अधिक पशु हो, ये कंडीशन भी है। और इस योजना के तहत ऐसे 3,011 परिवारों को लाभान्वित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। और इस योजना के तहत जो लोगो है, जो डिजाइन का विमोचन राज्य पशुपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत के द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को किया गया है। और इसके बाद में लास्ट हम बात करेंगे, प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वस्थ नारी चेतना अभियान 7 नवंबर से लेकर के 10 जनवरी 2024 की अवधि के लिए संचालित किया जा रहा है। 10 जनवरी 2025 की अवधि के लिए संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर के संबंध में जागरूकता, अवेयरनेस लानी एवं स्क्रीनिंग किया जाना है। तो दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक हमने सार संग्रह लिया है। किसी भी एग्जाम में लास्ट के 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहां से करंट आता है। जैसे अभी आपका हाल ही में जेल प्रहरी का पेपर है, तो उसमें जनवरी और फरवरी और मार्च वो 3 महीने आगे करवा देंगे, और यहाँ पे अब 3-4 महीने ये हो गए। ये क्लास आगे में जेल प्रहरी, आरएस एग्जाम, हम कह सकते हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दी जाएगी है। वीडियो को अच्छा लगे साथियों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने जो आपके अमूल्य सुझाव है वो भी हमें दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।